सब खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए कि राजमशी को चाय पेश करते समय। बाया पैर दहलीज पर राजद्रोह का आरोप। दक्षिण तृतीय भवन में निर्वासित। यहाँ एक ठीक सा चूल्हा तक नहीं और छत से हवा रिसती है। सर्दी आने वाली है, क्या मुझे यहीं ठंड से मर जाना पड़ेगा? रो क्यों रही हो? आसमान गिरे तो ओढ़ लो, भूख लगे तो पानी पी लो। जो हो गया सो हो गया, अब इसे अपना लो। पदच्युत रानी सीधी गिरकर टकराई और परित्यक्त महल भेज दी गई, लेकिन सोना चांदी छोड़कर। ऊपर से रद्दी का एक बोरा साथ ले आई। तुम क्या जानो, अब रोज सुबह 5 बजे उठकर महारानी को प्रणाम नहीं करना नारी धन ग्रंथ रखने की साजिश नहीं। यहाँ तो कोई मुख्य दाई तक नहीं है। ये परित्यक्त महल नहीं, ये तो मेरे लिए खास बनाया गया स्वर्ग है। रानी साहिबा, क्या आपको इतना बड़ा झटका लगा कि दिमाग ही चल गया? ये दक्षिण तृतीय भवन है, यहाँ एक घूंट गर्म पानी तक नहीं मिलता। गर्म पानी नहीं मिलता क्योंकि तुम लोग विज्ञान का सिद्धांत नहीं जानते। रानी साहिबा देखिए, ये चूल्हा धुआं बाहर नहीं निकालता। लकड़ी डालो तो सिर्फ काला धुआं उठता है, पानी उबलता ही नहीं। ये चूल्हा चारों तरफ से खुला है और धुआं निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। गर्म हवा ऊपर कैसे जाएगी? छोटू, रोना बंद कर। कोने से थोड़ी पीली मिट्टी ला, पानी मिलाकर गारा बना। ख्वाजा अमृत, अपनी वो बेकार पड़ी पुरानी बांस की लाठी दे दो। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि चिमनी का वायु प्रवाह प्रभाव क्या होता है। रानी साहिबा, थोड़ी मिट्टी और घटिया बांस से वो काला धुआं उगलने वाला टूटा चूल्हा ठीक हो जाएगा। ये दास कैसे मान ले? ध्यान से देखो। काम पूरा हुआ। छोटू, आग जलाओ। हे भगवान, सारा धुआं बाहर निकल गया और ये आग अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? विज्ञान शास्त्र में इसे वायु प्रवाह प्रभाव कहते हैं। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इसलिए वो इस बांस की नली से ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है, चूल्हे के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे नीचे के छेद से बाहर की ताजी ठंडी हवा तेजी से अंदर खिंच जाती है। ताजी हवा में भरपूर ऑक्सीजन होती है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ही तेज आग जलेगी। इसे कहते हैं हवा के दबाव का सही इस्तेमाल करके बेहतरीन चूल्हा बनाना। सिर्फ आग से काम नहीं चलेगा, पेट भी तो खाली है। रानी साहिबा, ये तो शाही उद्यान के कोने की बंजर जमीन में आसानी से मिलने वाला जंगली शकरकंद है। ये काला क्लूटा चीज खाया जा सकता है? खाया जा सकता है। देखना, बाद में मुंह में पानी आ जाएगा। आओ, सबको मिलेगा। चखो हमारे परित्यक्त महल की पहली शाम की चाय। रानी साहिबा, बहुत स्वादिष्ट है। ये शाही रसोई की मिठाई से 100 गुना ज्यादा लजीज है। रानी साहिबा के इस अनोखे दिमाग के होते हुए हमारे दक्षिण तृतीय भवन के बोरिंग दिन अब पूरी तरह बदलने वाले हैं। चूल्हा ठीक हो गया, पेट भी भर गया, लेकिन पानी की समस्या तो अभी बाकी है। छोटू, आज हम आराम करते हैं। कल हम पानी साफ करने का यंत्र बनाएंगे। रानी साहिबा, हम तो पानी को पूरे दिन रखा रहने देते हैं। जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तब ऊपर की परत को सावधानी से निकालकर उबाल कर पीते हैं। मजबूरी है, परित्यक्त महल में भला कौन हमें साफ हिमालयी जल देने आएगा? रखा रहने देना, उससे सिर्फ बड़े मिट्टी के कण छंटते हैं। पानी की गंदगी और मिट्टी की बदबू पूरी तरह नहीं जाती। देखो, आज तुम्हें सिखाती हूँ बहुस्तरीय भौतिक निस्पंदन और सक्रिय कार्बन अवशोषण। रानी साहिबा, आप इस लकड़ी के टब में क्या कसरत कर रही हैं? ये काला कोयला डालने से पानी और गंदा नहीं हो जाएगा। यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। कोयला उच्च ताप पर जलने के बाद अंदर अनगिनत सूक्ष्म छिद्र बना लेता है। विज्ञान शास्त्र में इसे सक्रिय कार्बन कहते हैं। इसका सतही क्षेत्रफल अद्भुत होता है, जैसे एक महास्पंज जो पानी की अदृश्य गंदगी, बदबू और विष को अपने छिद्रों में कसकर जकड़ लेता है। कमाल, सचमुच कमाल। जरा भी मिट्टी की गंध नहीं। इस पानी में तो हल्की सी मिठास भी है।
ये तो शाही प्रबंध विभाग के हिमालयी जल से भी ज्यादा मीठा और साफ है। स्वाभाविक है, ये सक्रिय कार्बन से गहराई से शुद्ध किया हुआ सर्वोच्च शुद्ध पेयजल मानक है। अरे, ये राजमाता की शाही बिल्ली यहाँ कैसे? हमारे परित्यक्त महल में पानी पीने आई है? लगता है इन दिनों मौसम गर्म है। शाही उद्यान के सरे तालाब का पानी खट्टा हो गया है। जानवरों की सूंघने की शक्ति इंसानों से तेज होती है, इसने दूर से ही हमारे सक्रिय कार्बन से शुद्ध पानी की खुशबू सूंघ ली, इसलिए दीवार फांद कर आई है। चलो ठीक है, हमारे दक्षिण तृतीय भवन में एक और खाने वाला आ गया। मुसीबत! शाही प्रबंध विभाग, ख्वाजा विक्रम अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं। पक्का झगड़ा करने आए हैं। अरे वाह, दक्षिण तृतीय भवन के दिन बड़े आराम से कट रहे हैं। अदच्युत रानी को तो दुखी और उदास रहना चाहिए। तुम्हें इतना चैन से रहने की इजाजत किसने दी? ख्वाजा अमृत, नियम के मुताबिक दक्षिण तृतीय भवन बेकार भंडार है। हर महीने सिर्फ 30 किलो लकड़ी मिलती है, पर मैंने हिसाब देखा है, तुम लोगों ने पिछले महीने 10 किलो ज्यादा लकड़ी ली। ये घोर उल्लंघन है। ख्वाजा विक्रम, गौर करें, सर्दी आने वाली है, रातें काटना मुश्किल है। इस बूढ़ी दासी ने मजबूरी में जाकर कुछ बेकार लकड़ी मांगी थी। मेहरबानी करें, माफ करें। शाही प्रबंध विभाग के नियम मेहरबानी के लिए नहीं बने। इस महीने की सारी लकड़ी जब्त करो। इतना ही नहीं, आंगन की ये सब लकड़ियां सारी उठा ले जाओ, ताकि सबक याद रहे। ख्वाजा विक्रम, आप सारी लकड़ियां ले जा रहे हैं। हमें तो गर्म पानी तक नहीं मिलेगा, अब जिएंगे कैसे? ये तुम्हारी समस्या है। परित्यक्त महल में रहने का मतलब यही है। बस कुछ बेकार लकड़ियां हैं, उन्हें ले जाने दो। सच में सोचती हो कि लकड़ी छीन लेने से मैं पानी नहीं उबाल सकती? रानी साहिबा, यह तो प्राचीन कारीगरों का बिगड़ा हुआ दोषपूर्ण अवतल दर्पण है। कब तक कबाड़खाने में पड़ा था। आप इसका क्या करेंगी? तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? क्या सच में तुम सूरज से पानी उबालने वाली हो? परवलयिक प्रकाश संकेंद्रण। इस तांबे के दर्पण की अवतल वक्रता ने भौतिकी का एक परवलय आकार बना लिया है। जब समानांतर सूर्य किरणें इस दर्पण पर पड़ती हैं, तो यह सारी किरणें और ऊष्मा बिना किसी विचलन के परावर्तित होकर एक अत्यंत केंद्रित बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। इस बिंदु को फोकस कहते हैं, और यह पानी की केतली ठीक इसी फोकस पर रखी हुई है। काली केतली ऊष्मा को अधिकतम सोखती है। इस तरह सैकड़ों हजारों गुना प्रकाश और ऊष्मा मिले तो लकड़ी की क्या जरूरत? बकवास, ये तो पूरी तरह पागलपन है। न माचिस, न चूल्हा, यूं ही ठंडा पानी उबलने लगे। क्या ये कोई जादू है? ख्वाजा विक्रम, देखिए, पानी उबल गया। आप दूर से लकड़ियां ले जाने आए, मेहनत की, गर्म चाय पीकर गला ताजा कर लीजिए। चालाकी और जादू टोना देख लेंगे तुम्हें। रानी साहिबा की जय। अब हमें कभी उस ख्वाजा विक्रम की धौंस नहीं सहनी पड़ेगी। सोलर चूल्हा अच्छा तो है, लेकिन रात हो या बादल छा जाए तो सब बेकार हो जाता है। मनमर्जी से आग जलाकर शानदार खाना बनाने के लिए हमें इसे और बेहतर बनाना होगा। चलो पिछले आंगन में खजाना ढूंढने। रानी साहिबा, इस आंगन में राख और मकड़ी के जाले के सिवा कुछ नहीं। यहाँ भला क्या खजाना मिलेगा? एक विज्ञानवेत्ता की नजर में कुछ भी बेकार नहीं होता, सिर्फ गलत जगह रखे मशीनी पुर्जे होते हैं। हे भगवान, ये तो जैसे ऊपर वाले ने मुझे खजाना ही दे दिया। छोड़ो ख्वाजा अमृत, ये पहिया और करघे का पैडल निकालकर उतारो और रसोई में रख दो। ये कैसा अजीब जानवर है? इसे पैर से चलने वाला सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर कहते हैं। इस बंद घोंघे जैसे ढांचे में जब पंखों वाला पहिया तेजी से घूमता है तो बीच की हवा को जोर से बाहरी किनारे की ओर फेंकता है। इसे ही अपकेंद्री बल कहते हैं। बाहर फेंकी गई हवा के पास जाने की कोई और जगह नहीं होती, वह सिर्फ इस मुख्य नली से होकर बेहद तेज गति और दबाव के साथ सीधे हमारे चूल्हे के अंदर घुसती है। आओ छोटू,
ऊपर चढ़कर 2 पैर मारकर देखो। कमाल है, ये हवा का दबाव तो शाही रसोई के दर्जनों अंगीठी वालों के एक साथ पंखा झलने से भी 100 गुना ज्यादा तेज है। इतनी भयंकर आंच जो पल भर में 1000 डिग्री तक पहुंच जाए। अब हम उबली पत्ता गोभी क्यों खाएं? आज तो हम मांसाहार बनाएंगे। रानी साहिबा शाही वैद्यशाला से लाई जीरा और सूखी लाल मिर्च, साथ में ख्वाजा अमृत का छिपाया मोटा मांस। क्या जोड़ी है। पैर मारो, आंच तेज करो। ये कैसी खुशबू है, क्या शानदार महक है। चलो दीवार फांद कर अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। कौन है। हाथ मत उठाओ, हम पास के गश्ती सिपाही हैं, बूढ़े मोहन और झाबेर। इस खुशबू से खुद को रोक नहीं पाए, बेशर्मी से थोड़ा खाना मांगने आए हैं। मुलाकात ही रिश्ता है, नियम क्यों। बैठ जाओ और साथ में खाओ। कमाल है, ये मांस इतना सुगंधित कैसे हो सकता है। जीरा सुअर चर्बी से बेहतरीन। आंच से चर्बी पिघल, धुआं स्वाद। ये तो अपना खास नुस्खा है। मेरे पास चांदी नहीं है, ये जेड का ताबीज ही खाने की कीमत समझ लो। इस परित्यक्त महल में जेड से रोटी भी नहीं मिल सकती। अच्छा लगा तो गश्त पर सुअर और लहसुन लाओ। मुसीबत, महल में साबुन नहीं। पूरे शरीर पर तेल के दाग हैं, पानी से बिल्कुल नहीं छूट रहे। अगर कपड़ों से बदबू आई तो शाही प्रबंध विभाग की जांच में फिर से हमारा वेतन कट जाएगा। पानी तेल नहीं धो सकता क्योंकि पानी और तेल आपस में मिलते नहीं। लेकिन इस दुनिया में एक बेहद अद्भुत रासायनिक प्रतिक्रिया है जो उन्हें आसानी से मिला सकती है। कल हम बनाएंगे इस परित्यक्त महल का पहला हस्तनिर्मित ठंडा साबुन। राख से कपड़े धोने चलें, रानी साहिबा। क्या आपको लगता है हमारे कपड़े पहले से कम गंदे हैं। ये कोई साधारण राख नहीं है, ये हमारे परित्यक्त महल की भारी उद्योग प्रयोगशाला का क्षारीय कच्चा माल है। राख का मुख्य घटक पोटेशियम कार्बोनेट होता है। जब हम इसे गर्म पानी में घोलते हैं और फिर इसे जमने और छानने देते हैं तो हमें मिलता है एक बेहद शुद्ध तेज क्षारीय राख का क्षारीय पानी। ये चीज गंदगी हटाने का असली राज है। तेल पूरी तरह तैयार है। अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। रसायन विज्ञान में इसे साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। तेल और तीव्र क्षार को लगातार मिलाते रहने से एक अत्यंत अद्भुत विखंडन और पुनर्संरचना होती है। जो चिकनाई युक्त पानी में न घुलने वाला वसा अम्ल है उसे क्षारीय पानी बलपूर्वक ऐसे जादुई पदार्थ में बदल देता है जो पानी और तेल दोनों से मित्रता कर सके, सोडियम फैटी एसिड, जिसे हम आम भाषा में साबुन कहते हैं। कमाल है, तेल और पानी सच में एक हो गए, सफेद लेई जैसा बन गया है। इसे छायादार और हवादार जगह पर 2 दिन सूखने दो। जब क्षारीयता समाप्त हो जाएगी तब यह साबुन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। चलो कुएं पर जाकर इसकी ताकत आजमाते हैं। छूट गया, सच में दाग छूट गया। और धोने के बाद कपड़े में जरा भी चिकनाई की बदबू नहीं, बल्कि एक बेहद ताजी वनस्पति सुगंध आ रही है। कपड़ा पहले से भी कोमल और रेशमी हो गया है। ये चीज तो सचमुच दिव्य है। शाही प्रबंध विभाग जो साबुन सब रानियों को देता है, उससे हाथ धोने के बाद हाथ सूखे और खुरदरे हो जाते हैं। रानी साहिबा, आपने राख और सुअर की चर्बी से जो चीज बनाई है वो इतनी बढ़िया कैसे काम करती है। और नहीं तो क्या, हस्तनिर्मित ठंडा साबुन बनने की प्रक्रिया में अपने आप अत्यंत मॉइस्चराइजिंग ग्लिसरीन उत्पन्न होता है। यह त्वचा के लिए सर्वोत्तम तत्व है। शाही प्रबंध विभाग के वे घटिया कारीगरी वाले साबुन इसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। हालांकि मौसम ठंडा हो गया है, पर यह कच्चा मांस अधिक समय नहीं टिकेगा। अगर इसे तुरंत नमक लगाकर सुरक्षित नहीं किया तो कल सुबह तक सड़ जाएगा। लेकिन हमारे परित्यक्त महल में तो एक दाना अतिरिक्त नमक तक नहीं है। अब क्या किया जाए।
नमक नहीं है तो हम भौतिक पृथक्करण विधि अपनाएंगे। छोटू, पिछले आंगन में जाकर देखो, पिछले राशन का कोई प्रत्येक तहखाना है क्या? या बर्फ खाने का कोई प्रवेश द्वार? ख्वाजा अमृत, रानी विद्या, जल्दी आकर देखो। यहाँ सच में एक लकड़ी का तख्ता है जिसे उठाया जा सकता है। रानी साहिबा, ये पुराना तहखाना, हालांकि इसमें बर्फ जमा नहीं है, लेकिन जमीन के गहरे अंदर होने से इसका तापमान सतह से पूरे 10 डिग्री तक कम है। ये तो एक प्राकृतिक शीत भंडार है। बहुत बढ़िया। कम तापमान मांस को सड़ने से बचाता है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं। हवा में मौजूद कीटाणु फिर भी मांस को खराब कर देंगे। मिल गया। ख्वाजा अमृत, आज हम भुना मांस नहीं खाएंगे। आज हम एक ऐसी विदेशी विधि से पकवान बनाएंगे जो लंबे समय तक टिकता है। चर्बी में संरक्षित मांस। जीव विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार भोजन का सड़ना अधिकतर हवा के संपर्क से होता है, क्योंकि हर जगह मौजूद ऑक्सीजन प्रेमी जीवाणु और फफूंदी ही जिम्मेदार है। अगर हम मांस का हवा से संपर्क रोक दें तो उसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच पहना सकते हैं। ध्यान से देखो, भौतिक पृथक्करण विधि शुरू। यह मोटी जमी हुई चर्बी की परत एक अभेद्य दीवार की तरह है, जो सारी हवा और कीटाणुओं को बाहर रोक देती है। और नीचे का मांस ऑक्सीजन रहित चर्बी में लिपटा हुआ न सिर्फ खराब नहीं होगा, बल्कि चर्बी के धीरे धीरे रिसने से नरम और स्वादिष्ट बन जाएगा। ख्वाजा अमृत, जाओ इसे तहखाने में रख दो। क्या शानदार तरकीब है। इस तरह चाहे महीनों मांस की सप्लाई न मिले तो भी इस परित्यक्त महल में कभी भी मांस खा सकेंगे। रानी साहिबा, आपके इस विज्ञान के सिद्धांत से ये दास पूरी तरह नतमस्तक है। खाने पीने की भरपूर व्यवस्था, इस परित्यक्त महल को हमने स्वर्ग बना दिया है। हाय राम, ये तो शाही प्रबंध विभाग की सबसे सख्त और कठोर अफसर हैं। नियमों की दीवानी, मुख्य परिचारिका यहाँ। शाही आदेश, दक्षिण भवन अव्यवस्थित। काम में लापरवाही बढ़ती जा रही है। आज से मैं यहीं रहकर निगरानी करूंगी। तुम सबको राजमहल की हर विधि का कड़ाई से पालन करना होगा। यहाँ की मर्यादा फिर से कायम करके रहूंगी। नियम कायम करना है, बहुत अच्छे, बशर्ते आपके नियम प्रकृति के नियमों को मात दे सकें। मैं फिर कहती हूँ, नियम ही नियम है। सूर्योदय से पहले उठकर सफाई करो। काम पूरा होने तक कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, न ही कोई फालतू के तिलिस्मी प्रयोग करेगा। ख्वाजा अमृत, सुना है ये श्रीमान चंद्रवंशी पहले शाही प्रबंध विभाग में ही तैनात थे। हिसाब में ख्वाजा पर झूठा आरोप, तभी ख्वाजा विक्रम ने इन्हें सजा के तौर पर यहाँ भेज दिया। इनके मन में गुबार भरा है। ये यहाँ अपनी धाक जमाकर वापस शाही प्रबंध विभाग में इस्ट से लौटना चाहती है। यह चूल्हा बिना शाही विज्ञान कार्यशाला की अनुमति के खुद बनाया गया है। इससे भारी खतरा हो सकता है। इसे तुरंत तोड़ा जाए और ये जो संदिग्ध लेप हैं, इन्हें जब्त किया जाए। ये महल की बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर निकालो। श्रीमान चंद्रवंशी, आप सुबह सुबह इतनी दूर से चलकर आई हैं। आपका गला तो सूख गया होगा। पहले गर्म दूध का पेय लेकर गलातर कीजिए। श्रीमान चंद्रवंशी, मैंने सुना आपकी आवाज भले ऊंची है, पर आखिरी सुर में कपक भी है। लगता है आपका रक्त संचार थम सा गया है। और ये देखिए आपके हाथ, शाही प्रबंध विभाग के नियम चाहे जितने बड़े हों, इस सर्द हवा से त्वचा को फटने से नहीं बचा सकते। ये कोई संदिग्ध लेप नहीं है, ये तो प्राकृतिक तत्वों से बना एक विशेष साबुन है। कुएं पर जाकर गुनगुने पानी से हाथ धोकर देखिए, फिर समझिए कि नमी की सुरक्षा परत को क्या कहते हैं। हाथ धोने के बाद चूल्हा तोड़ने की बात करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? बकवास। मैं यहाँ नियम लागू करने आई हूँ और तुम लोग बाजारू चीजें देकर मुझे रिश्वत दे रहे हो। अरे, भूख लगी है तो नियम भी ठीक से नहीं बोले जाते। चंद्रवंशी जी, दक्षिण भवन का नियम, पहले भोजन फिर काम। अगर आपको ये मिट्टी का चूल्हा नापसंद है तो इस हांडी में बना खाना आप शायद खाना भी पसंद नहीं करेंगे। ये दास इसे अभी फेंक देता हूँ। रुको। यह अधिकारी सिर्फ इसलिए दक्षिण भवन के भोजन का निरीक्षण कर रहा हूँ। आगे से ऐसा न हो। विज्ञान की प्रयोगशाला में अपने नियम चलाने से पहले पहला कदम, उनके पेट को अपने स्वाद का गुलाम बनाओ। नाश्ते से पीछे नहीं हटूंगा।
आज तुम्हारी दिनचर्या देखता हूँ। इन आलसी लोगों की बुरी आदतों को पूरी तरह सुधार कर रहूंगा। सब उठो, पौ फटने का समय हो गया है। दक्षिण तृतीय भवन के सभी लोग तुरंत नहा धोकर आंगन में खड़े हों और आदेश की प्रतीक्षा करें। यह शो नए लोगों को अनुशासन सिखाने का मेरा हथियार है। आज मैं इन्हें अच्छी तरह अपने नियम सिखाऊंगा। क्या सब मौत की नींद सो गए हैं? रानी विद्या, तुरंत दरवाजा खोलो। नियमों की अवहेलना करने पर सजा और बढ़ जाएगी। श्रीमान चंद्रवंशी, सुबह सुबह आप पीतल की थाली लेकर आंगन में कुश्ती। मैं तो सुंदर सपना देख रही थी। तुमने मेरी थाली की आवाज नहीं सुनी? आखिर यह कौन सी जादुई चीज है? यह मेरा गुप्त शोरोधी हथियार है। यह मोम का कान प्लग है, बेकार मोम से बनाया है। जो ख्वाजा अमृत को मिला था उसमें थोड़ी मुलायम रुई मिलाकर गर्म करके गूंथा गया है। मोम एक अद्भुत चीज है। शरीर की हल्की गर्मी से यह बहुत नरम हो जाता है और कान की हर दरार में पूरी तरह चिपक जाता है। इससे संपूर्ण भौतिक सील बन जाती है। यह मोम न केवल हवा के माध्यम को पूरी तरह रोकता है बल्कि ऊंची आवाज की तरंगों को भी सोख लेता है। आपकी इस फूटी थाली की तो बात ही छोड़ो, बिजली कड़क भी जाए तो भी मैं बच्चे की तरह गहरी नींद सो सकती हूँ। और ऊपर से यह मैंने संकेत प्रभाव सिद्धांत से बनाया है। यह रोशनी रोकने वाला नेत्रपट, भौतिक शोरोधी और भौतिक प्रकाशरोधी, यही है सबसे शानदार गहरी नींद का पैकेज। तुम लोग सच में बेकार हो। इस अधिकारी की मर्यादा का अपमान नहीं होने दूंगा। जब तुम्हें जगा नहीं सकता तो जब तुम जाग रहे हो तब तुम्हें एक पल की भी चैन नहीं लेने दूंगा। बिल्कुल नियम नहीं है। शाही प्रबंध विभाग के दास काम करते समय बेहद सीधी मुद्रा में खड़े रहते हैं, मालिकों का सम्मान दिखाने के लिए। ये आराम चाहते हैं, जैसे परित्यक्त महल को अपने घर का बगीचा समझ बैठे हों। आखिरकार काम खत्म हुआ। मैं तो बेजान हो गया। कुर्सियां हटा दी, अब देखते हैं कल कैसे आराम से काम करोगे, जब तक तुम्हारे शरीर थकान से चूर नहीं हो जाते तब तक तुम्हें मेरे नियम मानने ही पड़ेंगे। हमारी कुर्सियां कहाँ गईं? मेरी प्यारी सी चौकी किधर है? आज से दक्षिण तृतीय भवन में खड़े होकर आत्मचिंतन का नियम लागू होगा। तुम्हारी लापरवाही की सजा देने के लिए सारी कुर्सियां और चौकियां मैंने भंडार घर में बंद कर दी हैं। मेरी अनुमति के बिना कोई भी बैठ नहीं सकता। खड़े रहकर ही सारा काम निपटाना होगा। यह शाही प्रबंध विभाग का नियम है, इसमें कोई छूट नहीं। श्रीमान चंद्रवंशी, आप तो हमारी जान ही ले लेंगी। आज तो 10 किलो मटर छीलने हैं। दिन भर खड़े रहकर छीलेंगे तो पिंडलियां अकड़ जाएंगी। वह तुम्हारी समस्या है। नियम तो नियम है। काम शुरू करो। मैं 1 घंटे बाद आऊंगी और देखूंगी तुम्हारी कापती टांगों का बुरा हाल। ख्वाजा अमृत, मुसीबत सिर पर आ गई। यह मुख्य परिचारिका हमें मार ही डालेगी। आप खंडहर वाले कोने में क्या करने गए? लकड़ी की चौकियां तो है नहीं, ये पुराने बही खाते बेहतरीन पारंपरिक कपास भांग कागज से बने हैं। अगर इन्हें तह करके मोटी रस्सी से बांध दिया जाए तो इनमें जो हल्का लचीला गद्दीदारपन है वो सख्त लकड़ी से कहीं ज्यादा आरामदायक रहेगा। चलो छोटू, जाओ कुछ मोटी रस्सियां ले आओ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इन बेकार कागजों को इस परित्यक्त महल का सबसे आरामदायक नरम सोफा बनाया जाता है। कल रात पुरानी किताबों में मुझे अपनी पदाबंदी का आदेश मिला। हम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? बस इन बेकार लोगों को अनुशासन में लाओ। शाही प्रबंध विभाग मेरी मेहनत जरूर देखेगा। अरे वाह ख्वाजा अमृत, कल रात आपने जो पुराने हिसाब के रजिस्टर निकाले वो बैठने में कितने आराम हैं। इन पर बैठने का एहसास तो हमारे पहले वाले सख्त लकड़ी के तख्तों से कहीं ज्यादा आरामदायक है। एकदम मुलायम, कहीं चुभता भी नहीं। ये तुम नहीं जानते, पिछले राजवंश के ये बेकार रजिस्टर उम्दा पारंपरिक कपास भांग के कागज से बने हैं। इन्हें 2 फुट ऊंचा रखकर रस्सी से कसकर बांध दो
तो इनमें अद्भुत गद्देदार क्षमता आ जाती है। बैठने पर कागजों के बीच की हवा की परतें दबकर धंस जाती है और हमारे शरीर के आकार में पूरी तरह ढल जाती है। ये सीधे सख्त लकड़ी के तख्तों से कहीं बेहतर है। हाँ बिल्कुल। और इन रजिस्टरों के ऊपर मोटे रेशमी जिल्द हैं जो कागज के साथ मिलकर जमीन की नमी रोकते हैं। पतझड़ में बैठने पर बिल्कुल ठंड नहीं लगती। मैंने पीठ के पीछे 2 किताबें और रख दी हैं। कमर को सहारा मिलता है। कमाल का उपाय है। बदतमीजी, ये तो सरासर गुस्ताखी है। तुम सब बिल्कुल बेअदब और उजड़ लोग हो। ये पिछले राजवंश के रजिस्टर हैं, भले ही बेकार हो गए हों, लेकिन ये शाही प्रबंध विभाग के आधिकारिक दस्तावेज हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मोड़ा बनाकर बैठने की? शर्म नहीं आती? श्रीमान चंद्रवंशी, इसमें हमारा क्या दोष? हमारे नीचे तो बस बेकार कागजों का ढेर रखा है। आपके नियमों में बेकार कागजों पर बैठना मना नहीं है। तुम तो बस बहानेबाजी कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम लोगों को नियमों में लूपहोल्स ढूंढने का इतना ही शौक है, तो आज मैं तुम्हें कागज कलम से ऐसी मुलाकात करवाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगी। अब से तुम तीनों अपने सारे काम रोक दो और हर एक इस शाही नियमावली की एक एक प्रति सूर्यास्त से पहले 10,000 बार लिखकर जमा करें। दक्षिण तृतीय भवन के सारे चावल और आटे के बर्तनों पर मैं खुद मुहर लगाऊंगा। 10,000 बार? श्रीमान, ये नियमावली तो हजारों शब्दों की है। 10,000 बार लिखते लिखते कलाई टूट जाएगी। सूरज डूबने से पहले 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं होगा। क्या आप हमें मार ही डालना चाहते हैं? वो तुम्हारी अपनी समस्या है। जो नियमों का मजाक उड़ाओगे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। गए काम से। इस बार तो सच में भूखा सोना पड़ेगा। घबराओ मत, सबसे बड़ी चीज खाना ही है। मैं पीछे के आंगन में लगी 2 गोभियों का हाल देख कर आती हूँ। थोड़ी धूप भी सेंक लूंगी। रानी साहिबा, ये बेकार चीजें उठाकर क्या कर रही हैं? अभी पतंग बनाने का बिल्कुल समय नहीं है। किसने कहा मैं पतंग बना रही हूँ? जब श्रीमान को नियमों की इतनी ही चाह है, तो क्यों न उन्हें एक सबक सिखाया जाए। मेरे इस नए आविष्कार से 10,000 ही क्या, 1,00,000 बार भी हम सूरज डूबने से पहले लिखकर गर्मागर्म खाना खा सकते हैं। छोटू, यहां दबाकर पकड़ो, हाथ मत हिलाओ। काम पूरा हुआ। रानी साहिबा, इतनी मेहनत सिर्फ एक असली जैसा दिखने वाला ब्रश बनाने के लिए? इसे कहते हैं चौमुखी कलम। श्रीमान ने हमें 10,000 बार लिखने की सजा दी है ना। आमतौर पर एक कलम से एक बार में एक ही शब्द लिख पाते हैं, लेकिन अब एक ही बार लिखने पर ये चारों कलमें एक साथ 4 एक जैसे शब्द लिख देंगी। काम का समय आधे से भी कम हो जाएगा। वाह, कितनी शानदार युक्ति है। रानी साहिबा, आप सचमुच प्रतिभाशाली हैं। इस जादुई चीज के होते हुए 10,000 नहीं, 1,00,000 बार भी हम सूरज ढलने से पहले पूरा कर सकते हैं। समय लगभग पूरा हो गया है। कितना लिखा? मैंने पहले ही कहा था, दक्षिण तृतीय भवन के नियम। श्रीमान चंद्रवंशी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। 10,000 बार राजसी नियमावली, एक शब्द भी कम नहीं, सब यहाँ है। बस कागज थोड़े कम पड़ गए। आखिरी 1,000 बार मैंने शाही प्रबंध विभाग के बेकार पुराने कागजों पर लिख दिए। पलटते समय जरा संभल कर रहिएगा। सजा को फैक्ट्री जैसी धोखाधड़ी में बदल दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। जब तुम लोगों में इतनी ऊर्जा है और इतनी तेजी से काम करते हो, तो फिर चाय पीकर ताजगी की जरूरत ही नहीं है। यह चाय की डिब्बी गैर जरूरी सामान है। इसे हम जब्त करते हैं। कल से दक्षिण तृतीय भवन में चाय पानी की पूरी व्यवस्था बंद रहेगी। उल्लंघन करने वालों की सजा एक स्तर और बढ़ जाएगी। हमारी शाम की चाय खत्म। वह तो ख्वाजा अमृत ने बड़ी मुश्किल से महीनों की बचत से जुटाई थी। चाय नहीं मिलेगी तो यह लंबी दोपहर कैसे कटेगी? घबराओ मत, श्रीमान चंद्रवंशी हमारे लिए चाय की डिब्बी संभाल रहे हैं। समझो हमारी जगह खाली करने में मदद कर रहे हैं। चाय की पत्ती नहीं है तो क्या, हमारे पास करने को कुछ और नहीं है। ख्वाजा जी, आप यह तो नहीं कह रहे कि हम लहसुन के पत्ते उबाल कर पिए? उसकी बदबू बहुत तेज होगी। ये चारों सनकी कौन सा जादू टोना कर रहे हैं? तुम चारों फिर क्या शरारत कर रहे हो? आज का तुम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं? अरे, मुझे अनसुना कर रहे हो? गुस्सा दिला दिया मुझे।
क्या ये बस लहसुन का एक पत्ता टूटना नहीं है? इतना हंगामा किस बात का? ज्यादा से ज्यादा मैं शाही प्रबंध विभाग जाकर तुम लोगों के लिए एक डैफोडिल का गमला ले आऊंगा। श्रीमान चंद्रवंशी, थोड़ा सूप लीजिए। हालांकि स्वाद के लिए लहसुन डला है, लेकिन अगर आपका दिल खुश है तो हम चोकर खाकर भी खुश रहेंगे। क्या मैंने सच में हद कर दी? वो सिर्फ एक लहसुन नहीं था, वो उनका इकलौता सहारा था उस परित्यक्त महल में जहां न चाय है न कुर्सी। हाँ, वो उनका आखिरी सहारा था। क्या मैंने अपने हाथों से उनकी जिंदगी की आखिरी छोटी सी खुशी कुचल दी? बहुत हुआ, मैंने बहुत सह लिया। श्रीमान चंद्रवंशी, क्या वो शाही प्रबंध विभाग से मदद लेने गए हैं? कहीं हमारी ये शोक प्रणाम चाल ज्यादा तो नहीं हो गई? बस इंतजार करो। इंसान के दिल में जब एक बार दरार आ जाती है तो फिर नियम उसे रोक नहीं सकते। वो बेकार लहसुन मैंने गलती से तोड़ा था। ये मैंने अभी अभी महल के पिछले दरवाजे के बाहर से खरीदा है। इसे अपने लहसुन के बदले मुआवजा समझो। आज के बाद मुझे उस नजर से मत देखना। वो घमंडी और सख्त अफसर आधे लहसुन के लिए झुक गई अपनी जेब से। इतने भद्दे कपड़े के फूल खरीदकर माफी मांग रही है। हे भगवान, इस फूल का जालीदार कपड़ा कितना महीन और एक समान है। इस बेहतरीन छलनी के मिलते ही वो बेकार चायदानी आखिरकार काम आ जाएगी। तुम नासमझ इंसान। मैंने अच्छे दिल से फूल लाकर माफी मांगी और तुमने उसे फाड़ डाला। अरे श्रीमान चंद्रवंशी, आपने तो हमारा बड़ा काम आसान कर दिया। ये फूल बहुत सोच समझकर खरीदा गया है। आप नहीं जानते, आपने हमारी अच्छी चाय जिद कर ली थी। अब छोटू को गोदाम के कोने से वो पुरानी चाय निकालनी पड़ रही है जो सिर्फ चूरा और धूल है। वो चूरा पानी में डालते ही मुंह में कचरा भर देता है। लेकिन इस फूल का कपड़ा देखिए, ये सबसे साधारण सख्त जाली है जिसके छेद बहुत महीन है और गर्म पानी भी सह सकता है। इसे थोड़ा सा बदलकर क्या ये एक बेहतरीन चाय छलनी नहीं बन जाएगा? रानी साहिबा, ये तरकीब कमाल की है। श्रीमान चंद्रवंशी जी, आपके लाए ये फूल हमारे खुद के खरीदे चाय पत्ती से कहीं ज्यादा काम आए। चंद्रवंशी जी, ये फूल अच्छे हैं। बेकार फूल भी चाय छान सकते हैं। दुनिया के सारे रिश्ते जोड़ तोड़ कर गर्म चाय पीजिए, गुस्सा ठंडा कीजिए। मेरे लाए हुए नकली फूल उनके चाय के चूरे से छुटकारा दिला रहे हैं। मैं शाही प्रबंध विभाग की अधिकारी परित्यक्त महल की चाय पार्टी की प्रायोजक बन गई। आज मौसम अच्छा है, चाय पी ली। अब सब लोग हाथ पैर सीधे कर लें। छोटू, हमारा सामान निकालो। जी। आओ आओ, एक एक करके लो और अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं? इसे स्वास्थ्यवर्धक झाड़ू व्यायाम कहते हैं। ख्वाजा अमृत ने बताया, रोज जुट कर काम करने से कमर खराब हो जाती है। हम झाड़ू लगाने की गति धीमी करके सांसों के साथ तालमेल बिठाते हैं। इससे सफाई भी हो जाती है और शरीर भी खुल जाता है। मालिश से भी ज्यादा आराम मिलता है। पहली मुद्रा, सफेद सारस पंख फैलाकर पत्ते हटाएं। दूसरी मुद्रा, जंगली घोड़ा आयाल झटक कर धूल उड़ाए। कोई सख्त नियम नहीं, बस चाय की खुशबू और झाड़ू की सरसराहट। अगर दक्षिण तृतीय भवन में ऐसे ही रहना पड़े तो शायद अच्छा ही हो। बस, ये तो हद हो गई। सुनो अधिकारी, शाही प्रबंध विभाग ने तुम्हें दक्षिण तृतीय भवन सुधारने भेजा था। तुमने न तो कोई अनुशासन लागू किया, बल्कि इन परित्यक्त रानियों के साथ मिलकर यहाँ ये क्या पागलपन मचा रखा है। झाड़ू नृत्य, तुमने शाही प्रबंध विभाग का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। मैं खाली समय है तो शाही प्रबंध में मदद करो। 3 दिन में लोगों की कमी पूरी करो। 500 मिठाइयां बनानी होंगी। एक भी कम हुई तो सभी को सबसे कठिन धोबी घाट भेज दिया जाएगा, जहां रोज 1000 शौच पात्रों के कवर धोने होंगे। 3 दिन में 500 मिठाइयां, जबकि दक्षिण तृतीय भवन में सिर्फ 4 लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि रसोई में एक भी अच्छा मिठाई बनाने का सांचा नहीं है। क्या हाथ से ही 500 एक जैसी आकृति वाली मिठाइयां बनानी पड़ेंगी?
सांचा। यह लकड़ी की मछली उच्च श्रेणी की नक्काशी है। मैं कहता हूं 3 दिन में 500 मिठाइयां नहीं बनाई तो सबको शौच पात्र धोने भेज दूंगा। हाय राम, धोबी घाट तो बड़ी कठोर जगह है। हम कुल 4 लोग हैं, चाहे खाना पीना छोड़ दें, कलाइयां घिसकर धुआं निकाल दें, 3 दिन में 500 मिठाइयां नहीं बना सकते। ऊपर से शाही प्रबंध विभाग चीजें लेने में बड़ी सख्ती करता है। नक्काशी एक समान चाहिए। हमारे पास तो कोई नक्काशीदार सांचा ही नहीं। क्या उंगलियों से छेद करके डिजाइन बनाए? सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने उसे नाराज न किया होता तो वह बात का बतंगड़ नहीं बनाता। अकेला मैं ही शाही प्रबंध विभाग जाकर मुखिया के सामने सारा दोष ले लूंगा। अरे श्रीमान चंद्रवंशी, ऐसी बेगानों जैसी बात क्यों करते हैं? जब से हम दक्षिण तृतीय भवन में एक साथ खा रहे हैं तो अकेले किसी एक के सिर दोष थोपने का सवाल ही नहीं। बस 500 मिठाइयों की ही तो बात है। आटा और मेवे भंडार में भरे पड़े हैं, बस कुछ गाड़ियां लकड़ी की और लगेंगी। लेकिन ख्वाजा, सांचा नहीं है, नक्काशी कैसे करेंगे? किसने कहा कोई तैयार सांचा नहीं है? रानी साहिबा, यह कौन सा वक्त है? यह टूटी लकड़ी की मछली किस लिए लाई है? क्या हम इसे बजा बजा कर पूजा करें कि ख्वाजा विक्रम को दस्त लग जाए? हाँ। मूर्खों, इस मछली के अंदर ध्यान से देखो। इस गड्ढे की गहराई और आकार तो जैसे बड़ी मिठाई के लिए ही बना है। हम बस लोई अंदर दबाकर जोर से दबाएंगे, नीचे का कमल का फूल आटे पर साफ छप जाएगा। फिर उलटकर हल्का सा झटका देंगे, बस तैयार हो जाएगा एक सुंदर कमल नक्काशीदार कच्ची मिठाई। बहुत खूब। लोहे की कड़ी मछली से आटा चिपकेगा भी नहीं। यह तो बनी बनाई सांचा है। हाँ हाँ हाँ, सांचे की समस्या हल हो गई, लेकिन ये मछली हल्की नहीं है। हर बार हाथ से आटा भरना, उलटकर झटकना, 500 बार दोहराना होगा। रफ्तार फिर भी नहीं बढ़ेगी। 3 दिन का समय फिर भी कम है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर हाथ से धीरे हो रहा है तो इसे खुद जलने दो। छोटू, जाओ उस ठेले का पहिया निकाल लाओ। ख्वाजा अमृत, उस टूटे धागे वाले पुराने करघे का पैडल निकाल लाओ। चंद्रवंशी, साफ टाट ढूंढो। सुनो, परित्यक्त महल का पहला नियम, स्वचालित मिठाई पट्टा शुरू करो। छोटू, तुम पैडल के सामने बैठो, जैसे करघा चलाते हो वैसे ऊपर नीचे दबाओ। ख्वाजा अमृत, आप सबसे आगे रहें। भरा हुआ आटा कपड़े पर रखें। आटा कपड़े के साथ बीच तक जाएगा। श्रीमान चंद्रवंशी, आप बस लकड़ी की मछली के हैंडल को पकड़े और आटे पर जोर से दबाएं। हाथ हटाते ही बांस की पट्टी उसे वापस उछाल देगी। ठप्पे वाली मिठाई फिर मेरे पास आएगी। मैं उसे ट्रे में रखकर भट्टी तक पहुंचाऊंगा। शुरू करो। जल्दी रखो, जल्दी रखो। नियम तोड़कर एक साथ काम करने का मजा ही अलग है। ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, इस रफ्तार से कल सुबह तक सब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, देखता हूँ ख्वाजा विक्रम कैसे नुक्ताचीनी करते हैं। अरे छोटू, थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे ट्रे में रखने का मौका ही नहीं मिल रहा। मिठाई उड़ गई। मुझे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए समय से पहले जांच करने आया। हे भगवान, ये कौन सा जादू टोना है? ख्वाजा विक्रम, आप नहीं जानते, इसे बलयुक्त प्रक्षेप पथ कहते हैं। उस ठेले के पट्टे की गति और अंतिम सिरे पर उठी पट्टी का कोण बिल्कुल सही गति देता है आटे को। अगर डिब्बों की दूरी सही नापी जाए तो हर आटा तय दिशा में जाकर गिरेगा। इसे कहते हैं साधारण नियम का सही उपयोग, स्वचालित पैकिंग। है ना? अगर आप थोड़ी देर से आते तो ये 500 मिठाई हम पैक करके भी दे चुके होते और सीधे शाही प्रबंध विभाग में पहुंचा देते। हाँ, जुगाड़ का गलत रास्ता। भेंट की मिठाई में तो चाहिए कारीगर की मेहनत और शुद्ध सामग्री। तुम लोगों के इस जुगाड़ से बने ये आटे के पिंड भला क्या स्वाद देंगे? दांत तोड़ने लायक सख्त होंगे। ये कैसा स्वर्गीय स्वाद है, हमने ऐसा कभी नहीं चखा। इतना स्वादिष्ट भोजन।
नहीं, हमें इन लोगों के सामने अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। छी, बेकार, बिल्कुल निगलने लायक नहीं। परत तो मोम जैसी बेस्वाद है। भरावन में तो सड़ांत की बू आ रही है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया खाना शाही प्रबंध विभाग को थमाने की? ये सरासर राजद्रोह है। ये सारी 500 मिठाइयां बेकार समझी जाएंगी। ख्वाजा विक्रम, झूठा आरोप मत लगाइए। ये भरावन मैंने खुद भंडार से लिए बेहतरीन अखरोट से बनाई है और चाशनी ख्वाजा अमृत ने बड़ी मेहनत से तैयार की है। यह निजी दुश्मनी नहीं चलेगी। बगावत। चंद्रवंशी कोई है? श्रीमान चंद्रवंशी और इन सब बदमाशों को पकड़ो। इन्हें तुरंत धोबी घाट भेज दो। रोज 1000 शौच पात्र साफ करने होंगे। शाही प्रबंध विभाग का ताजा भैंस का दूध आ गया। दक्षिण तृतीय भवन वालों, आज पहला दिन है, इसलिए खास तौर पर एक चम्मच मलाई ज्यादा दी जा रही है। अपने कटोरे लेकर बाहर आ जाओ। देर हुई तो मिलेगा नहीं। अरे देर हो गई तो मलाई खत्म हो जाएगी। धक्का मत दो, धक्का मत दो। अपने कटोरे संभालो। अच्छा अच्छा, तुम सब निकम्मे लोग किसी काबिल नहीं हो। जब तुम सब सुधर नहीं सकते तो कल मैं मुख्य प्रबंधक महोदय को बता दूंगा। शाही प्रबंध विभाग के सबसे सख्त नियमों वाले ली को दक्षिण भवन का काम दूंगा। अरे ख्वाजा जी, इस बार ख्वाजा विक्रम सच में मदद लाने वाले हैं। उस प्रबंधक ली के बारे में मैंने सुना है, वो बहुत सख्त है और हर समय रीति रिवाजों की रट लगाता रहता है। अरे यह तो ख्वाजा विक्रम की गिरी हुई पन्ने की अंगूठी है। यह पन्ना बेहद कठोर होता है और अंदर की सतह इतनी चिकनी घिसी हुई है। छोटू, हमारे कन्वेयर बेल्ट के पहिए की लकड़ी की धुरी गर्म होकर फिसलती है ना? अगर यह पन्ने की अंगूठी लकड़ी की धुरी के बाहर पहना दें, स्लाइडिंग बेरिंग की तरह, तो हमारा कन्वेयर बेल्ट रेशम से भी ज्यादा रफ्तार से चलेगा। हाय राम, शाही प्रबंध विभाग के बड़े ख्वाजा की कीमती पन्ने की अंगूठी को ठेले की धुरी की स्लाइडिंग बेरिंग बनाना, अगर यह आने वाले ख्वाजा अमृत ने देख लिया तो कितना बड़ा तूफान खड़ा होगा। छोटू, जल्दी से उस अटकने वाली लकड़ी की धुरी को निकालो। रानी साहिबा, यह तो ख्वाजा विक्रम की अनमोल चीज है। इसे हम ठेले के पहिए की धुरी में लगाएंगे। क्या यह जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं होगी? यह पन्ना कठोर रत्न है, इसकी सतह बहुत मजबूत है, लकड़ी इसे घिस नहीं सकती। और ख्वाजा विक्रम ने इसे सालों अपने अंगूठे में पहना है, अंदर की सतह घिसकर आईने जैसी चिकनी हो गई है। इसे धुरी के बाहर लगाना घिसाव रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय है। श्रीमान चंद्रवंशी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे यंत्र कला में स्लाइडिंग बेरिंग कहते हैं। पहले लकड़ी सीधे घिसती थी, जिससे मेहनत तो ज्यादा लगती थी और धुआं भी उठता था। अब बीच में यह चिकना पन्ना लगा है। इस पर तिल के तेल की एक बूंद डालते हैं। चलो छोटू, अब पैर से चलाकर देखो। कमाल हो गया। पैडल दबाते ही चीयर्स। बाप रे, ये तो ख्वाजा विक्रम के बुलाए आखिरी रक्षक हैं। शाही प्रबंध विभाग के मशहूर उच्च स्तरीय प्रक्रिया और सूक्ष्म प्रबंधन विशेषज्ञ मुख्य प्रबंधक ली। इन बेकार लोगों का काम तो शाही विज्ञान कार्यशाला से भी बेहतर लग रहा है। नहीं, हमारे नियमों के मुताबिक मंजूरी प्रक्रिया नहीं हुई। ये तो सरासर राजद्रोह है। अरे, मुख्य प्रबंधक ली का आगमन हुआ है। हमने त्योहार की तैयारी में सारी मिठाइयां समय पर बना ली हैं। आपका क्या आदेश है? चंद्रवंशी नामक स्त्री, ख्वाजा विक्रम ने कहा था कि तुम यहां कुछ नहीं कर रही, गंदगी फैला रही हो। पर आज देखकर लगा कि सच में सब बेतरतीब है। ये क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल अनाड़ी तरीका है। मिठाई बनाने के लिए कितना आटा लिया, किसने तौला, किसने दर्ज किया? आटा गूंथने का समय कहाँ लिखा है? हवा में गिराकर छापने की ये तकनीक, क्या शाही प्रबंध विभाग ने चक्कर मंजूरी दी है? इन मानक प्रक्रियाओं के बिना चाहे तुम कितनी भी तेजी से बनाओ, ये सब बेकार है। मुख्य प्रबंधक ली, इस मिठाई की सामग्री का अनुपात मैंने खुद जांचा है। स्वाद बिल्कुल बेहतरीन है। क्या आप पहले चखना चाहेंगे? हटाओ इसे, बिना मुहर नहीं खाता। रुको रुको, तुम्हारी गाड़ी के पहिए पर चमकती हरी अंगूठी, क्या ये ख्वाजा विक्रम की?
शाही हरी जेड अंगूठी है। ढीठ दुष्ट, शाही उपहार को नष्ट किया, इसका कोई क्षमा नहीं। मैं अभी रसोई भंडार का नियंत्रण लेता हूँ और तुम सबकी शिकायत करता हूँ। हे भगवान, इस अबेकस के मोतियों की दूरी बिल्कुल सटीक है और शुद्ध तांबे के मोती काफी भारी हैं। सतह चिकनी और चमकदार है। छोटू, जल्दी, वो सख्त आटा जो हमने अभी गूंथा था, जिससे परतदार मिठाई बनानी है, इतना सख्त है कि बेलने पर बराबर नहीं हो रहा। बस इस महाशय के हाथ वाले अबेकस को आटे पर जोर से कुछ बार घुमाओ। इन समान रूप से बनते धातु के मोतियों को बेलन की तरह इस्तेमाल करके सख्त आटे की परतें दबकर जाली बनेंगी। रानी साहिबा, क्या ये सच में काम करेगा? क्यों नहीं, ये तो कमाल का औजार है। मोती एक जैसे हैं, दूरी बिल्कुल बराबर, लुढ़कते ही बिंदुदबाव का जाल बन जाता है। चिकनी धातु आटे से बिल्कुल नहीं चिपकती। तुम लोग निहायत बेशर्म हो। जब तुम्हें कोई तमीज ही नहीं, तो आज हम तुम्हें यही तमीज सिखाते हैं। आज से दक्षिण तृतीय भवन में 6 जनिया अनुमति नियम लागू होगा। हर मुट्ठी आटा, हर बूंद तेल, यहां तक कि पिछवाड़े से एक प्याज तोड़ने के लिए भी अर्जी देनी होगी। हमारे दस्तखत के बाद ही उसका इस्तेमाल हो सकेगा। तुम्हारे गुनाह और नए नियम एक एक करके इस चमड़े की किताब में लिखे जाएंगे। अरे वाह छोटू, जरा देखो तो, हमें अभी चिंता हो रही थी कि पनीर दबाने के लिए सही वजन कहां से लाएं। ख्वाजा साहब की यह किताब तो मानो रेगिस्तान में पानी बनकर आई है। कैसा पनीर दबाना? ख्वाजा साहब, यह किताब इस दास को आधे घंटे के लिए दे दीजिए। ये मोटाई और वजन एकदम सटीक दबाव देगा। सबसे शानदार बात यह कि इसका बाहरी पका चमड़ा इतना सघन है कि भाप अंदर जा ही नहीं सकती। ये तो बनी बनाई जलरोधी समतल पट्टी है। बेहतरीन। गुस्ताखी, गुस्ताखी। कोई है? जल्दी से मुहर लगाने की सामग्री लाओ। हम इस बागी रसोई को पूरी तरह सील करेंगे। चावल का एक दाना भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुसीबत, अगर रसोई पर सच में ये पूर्ण प्रतिबंध की मुहर लग गई तो आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अब रसोई चली गई। देखता हूं अब तुम लोग क्या करतब दिखाओगे। दरवाजों और खिड़कियों की हर दरार को अच्छी तरह बंद कर दो। रुको, अब डर कैसे लग रहा है? देर हो चुकी। ये मुहर एक बार लग गई तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। किसने कहा कि मैं डर गया था? मुझे डर था कि उन्होंने इसे गलत जगह पर पोस्ट किया और अच्छी चीज बर्बाद न कर दें। हे भगवान, छोटू, ख्वाजा अमृत, जरा इधर आकर देखो, ये लेक कितनी बढ़िया बनी है। इसका तार 1 इंच लंबा खिंचता है और कागज भी कितना मोटा है कि रोशनी भी पार नहीं जा सकती। अब तो जाड़ा आने ही वाला है। रसोई की ये टूटी खिड़कियां हर तरफ से हवा देती हैं। कल मुझे इस बात की चिंता थी कि खिड़की के सीमों को चिपकाने के लिए कुछ मोटी कागज कहां से मिल सकता है। ख्वाजा विक्रम, ये तो जैसे जाड़े में कंबल भेज दिया। हमें तो बेहतरीन हवा रोकने वाली गर्म परत मिल गई है। रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही है। ये मोहर लंबी और चौड़ी है। इसी से खिड़की की वो 2 उंगली चौड़ी बड़ी दरार पूरी तरह ढक जाएगी। अरे अरे भाई ख्वाजा जी, आप थोड़ा तिरछा चिपका रहे हैं। जरा बाईं तरफ आधा इंच सरकाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल यहीं, जहां से सबसे ज्यादा हवा आती है, उस लकड़ी की दरार पर जरा जोर से दबाकर चिकना कीजिए, कोई बुलबुला न रह जाए, वरना सर्द हवा अंदर घुस आएगी। ऊपर देखिए, उस शहदीर और ईंट के बीच वाली दरार पर इस गीले गर्म कपड़े से कागज के ऊपर से रगड़िए। गर्म भाप से कागज की सतह के माध्यम से गर्म हवा को बाहर करें और इसे उत्तेजित करें। इस दहलीज के नीचे से तो हमेशा ठंडी हवा आती है। इस सीमा के नीचे पूरे साल ठंडी हवा चली जाती है। देखो तो जरा, लाल मुहर वाला सफेद कागज इन धूसर खिड़कियों पर त्योहार की सजावट जैसा सुंदर लग रहा है। यह बहुत आरामदायक है। बहुत ही अद्भुत है प्रबंधक। आपकी इस दया के लिए धन्यवाद देते हैं। बगावत, पूरी तरह बगावत हो गई है। कोई है? जाओ सुरक्षा गार्डों को बुलाओ और इन शाही प्रबंध विभाग के नियम तोड़ने वाले बदमाशों को पकड़कर बांध दो। घर के नियमों की अनदेखी करने वाले सभी लोगों ने मुझे बांध दिया। राजमाता इस महल के नियमों की सर्वोच्च निर्धारक हैं।
असली पर्दे के पीछे की ताकत, भला इस अफरातफरी के समय एक बिल्ली उन्हें कैसे खींच लाई। सबसे सुनसान दक्षिण तृतीय भवन तक। राजमाता को प्रणाम। राजमाता की जय हो, दीर्घायु हो। ये लोग जमीन आसमान का फर्क भूल चुके हैं। शाही भेंट की चीजों का ऐसा दुरुपयोग। राजमाता को नियम सबसे प्रिय है। आज इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, महल की मर्यादा के लिए। राजमाता न्याय करें। दक्षिण तृतीय भवन के लोग बहुत लापरवाह हैं। शाही भेंट के अनमोल सामान को जरूरत से हटकर इस्तेमाल किया गया। शाही नियम तोड़े गए। दास ने अनुशासन चाहा, पर इन्होंने हर कदम पर रोड़ा अटकाया। राजमाता से विनती है, इन लोगों को फिर से तमीज सिखाए, शाही गरिमा बनाए रखें। हमारी ये बिल्ली बहुत नखरीली है। शाही रसोई में मुर्गे के शोरबे में पकाई गई गहरे समुद्र की चांदी मछली भी नाक भौं सिकोड़ती है। ये आधी रात को सीधे उस सबसे सुनसान परित्यक्त महल की तरफ भागती है। हम खुद देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो इस पूरे महल की सबसे बड़ी नखरीली ज़बान को खींच लाई। राजमाता ऐसा न करें। वो सब बेकार लकड़ी की मछली और टूटी गाड़ी के पहियों से बनी घटिया चीजें हैं। यहाँ तक कि परतदार आटा भी दास के मत्थे से दबाकर बनाया गया है। अगर जरा भी स्वाद बिगड़ा तो दास की मौत भी उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर पाएगी। खामोश। राजमाता, वो बड़ी मिठाई दिखने में भले ही सुंदर हो, पर चीनी और घी बहुत ज्यादा है। रात में पचाना मुश्किल है। दास के पास अभी अभी सेंकी हुई बिना चीनी की अखरोट की परतदार मिठाई है, जिसका आटा ख्वाजा अमृत के उसी मत्थे से बेला गया है। जरा भी गुड़ या चीनी नहीं डाली गई। हिम्मत कैसे हुई? राजमाता बुजुर्ग हैं, दांत हिलते हैं। थोड़ा मीठा खाते ही सीने में जलन, वो सोने की परत वाली। शाही मिठाइयां तो बोझ बन जाती हैं, और तुम हिम्मत करके राजमाता को ये सूखा बेस्वाद खाना परोस रही हो। ख्वाजा अमृत। दास उपस्थित है। इन्होंने सिर्फ मत्थे का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि आपकी चरण पत्र की डायरी से टोफू भी दबाया है। बस करो, तुम्हारा ये मत्था शाही प्रबंध विभाग में बैठकर सिर्फ साजिशें और बेकार की बंदिशें ही निकालता था। बेहतर है ये यही रसोई में रहे। इससे जो परतदार मिठाई बनती है वो साफ सुथरी तो होती है, जिसे खाकर दिल को सुकून मिलता है। अब से ये मत्था हमेशा दक्षिण तृतीय भवन में ही रहेगा। ये जुगत कितनी अद्भुत है, इतनी मेहनत बचा लेती है। हमें बड़ा दिलचस्प लग रहा है। अगर हम अपनी इस चंदन की लकड़ी वाली छड़ी को उस पैडल के पास वाली जगह पर जोड़ दें, तो एक लंबा बल्लीवर बन जाएगा। क्या ये मशीन और आसानी से घूमेगी? हम भी पैर से चलाकर देखना चाहते हैं। राजमाता, आपकी नजर कमाल की है। अभी छोटू ने जब ये पैडल दबाया तो पन्ने की चिकनाई से थोड़ी मदद मिली, पर दबाने की दूरी कम है। अगर आपकी ये लंबी चंदन की छड़ी मजबूत रस्सी से पैडल के बाहरी हिस्से में बांधकर आगे बढ़ा दी जाए तो काम पूरा हो जाएगा। विज्ञान शास्त्र में इसे बलभुजा बढ़ाना कहते हैं। लीवर के सिद्धांत के अनुसार बलभुजा जितनी लंबी होगी, दबाने में उतनी ही कम ताकत लगेगी। अब इस लंबी छड़ी से छोटी उंगली का भी जोर नहीं लगाना पड़ेगा और पूरा पहिया आराम से घूम जाएगा। वाह, ये कागज का स्टूल महल से भी आरामदेह। अरे, घूम गया, घूम गया। सच में बिल्कुल आसानी से। सोने का हिसाब किताब, पन्ने की चिकनाई। अब तो खुद राजमाता भी इस कारखाने को चलाने उतर आई है। मेरी विदेशी प्रबंधन शिक्षा की तो धज्जियां उड़ गई। अरे, ये भट्टी तो बहुत छोटी है, इतनी जल्दी सेंक ही नहीं पा रही। इस रफ्तार से तो पीछे वाले कच्चे टुकड़े भट्टी में जाए, उससे पहले आगे वाले आटे खट्टे हो जाएंगे। अगर एक साथ सैकड़ों मिठाइयां भाप में पकानी और सेंकनी हो और हर तरफ बराबर आंच भी चाहिए, तो सिर्फ विदेशी लोगों वाला बड़ा भाप का भट्टा ही काम कर सकता है। विदेशी भाप का भट्टा? रानी विद्या, हमारे इस प्रत्येक महल में ऐसी विदेशी चीज कहां से आएगी? इसलिए कहा नहीं है। उस कबाड़ के ढेर में एक बड़ी सी चीज हमेशा से पड़ी हुई तो है। हाँ, अब हमें याद आया, यह 10 साल पहले पश्चिमी मिशनरियों द्वारा भेंट किया गया भाप बॉयलर है। किसी को नहीं पता था कि इस विदेशी चीज को सुरक्षित कैसे चलाया जाए, इसलिए शाही निर्माण विभाग ने खतरे के डर से इसे बेकार लोहे की तरह इस परित्यक्त महल में फेंकवा दिया। राजमाता, यह बेकार लोहा नहीं है, यह सबसे शानदार स्थिर दाब वाला विशाल तंदूर है। देखिए, यह बॉयलर पूरी तरह सीलबंद धातु का कक्ष है। बस नीचे की परत में पानी डालिए और नीचे तेज आग जलाइए। अंदर का पानी तेजी से उबलकर भाप बन जाएगा। भाप बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए कक्ष के अंदर दाब तेजी से बढ़ेगा। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जितना ज्यादा दाब, पानी का क्वथनांक उतना ऊंचा। तापमान आसानी से सामान्य उबलते पानी की सीमा पार कर लेगा। यह जगह काफी बड़ी है, एक ही बार में
200 मिठाइयां अंदर रख सकते हैं और बनी मिठाई बाहर से कुरकुरी, अंदर से नमी बंद रहने से एकदम नरम और मीठी होगी। इस भद्दे लोहे की आवाज ने शाही प्रबंध विभाग के उपवन शांति नियमों का घोर उल्लंघन किया है। मुझे राजमाता के सामने खोई हुई मर्यादा वापस लानी ही होगी। ये क्या बदतमीजी है। राजमाता के समक्ष ये बेकार लोहा इतनी तेज आवाज करके शाही उपस्थिति को कष्ट दे रहा है। नियमों के विरुद्ध कोई भी शोर जब्त किया जाएगा। राजमाता सुनिए, इस दास ने शाही प्रबंध विभाग की मोहर से ये शोर पूरी तरह बंद कर दिया। अब बिल्कुल शांति है। अरे, तू तो बुनियादी विज्ञान भी नहीं जानता, घोर मूर्ख। तूने प्रेशर कुकर का सुरक्षा वाल्व ही बंद कर दिया। जल्दी झुको, विस्फोट होने वाला है। क्या विस्फोट? बकवास। ये शाही प्रबंध विभाग का शहतूत कागज का मोहर है। एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये कैसे संभव है? ऊपर देखो, दबाव अचानक से गिर रहा है। यह पुरानी पॉपकॉर्न मशीन का दबाव मुक्ति और फुलाव सिद्धांत है। हे भगवान, मिठाइयों की बारिश हो रही है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। मैंने आधी जिंदगी जी ली, दुनिया भर के व्यंजन खा लिए, पर ऐसा अद्भुत स्वाद कभी नहीं चखा। बाहर से कुरकुरी, अंदर से इतनी मुलायम की जैसे बादल का टुकड़ा हो। यह विदेशी लोहे का बर्तन और शाही प्रबंध विभाग की मुहर वाली विधि शाही रसोई के दर्जनों बड़े बर्तनों से भी कहीं बेहतर है। लीफू हाई। दास उपस्थित है। लीफू हाई, तुम्हारे वो सख्त नियम शाही प्रबंध विभाग के हिसाब किताब तक ही ठीक है। इस दक्षिण तृतीय भवन के लोगों के दिमाग में बड़ी समझदारी और अनोखी सोच है। अब से शाही प्रबंध विभाग का हाथ यहाँ मत आने देना। इस जगह के नियम ये खुद तय करेंगे। जो आज्ञा। हत्यारा, रक्षा करो। राजमाता की रक्षा करो। क्या हत्यारे ने परित्यक्त महल में बारूद फोड़कर राजमाता को मारने की साजिश नहीं रची? ये क्या मामला है? रुको, ये वही फेरी वाले हैं जिन्होंने कुछ रात पहले हमें महाराज को जरूर पता चल गया कि शाही सेना हर रात चुपके से परित्यक्त महल में रात का नाश्ता करने आती थी। महाराज तलवार लेकर इस परित्यक्त महल में है। क्या आपको अभी अभी बनी इस बादल मिठाई की लालसा है। जीने वाले भुने मांस का लालच नहीं करना था, पर वो सच में कुरकुरा और मुलायम था। ख्वाजा अमृत की पाक कला लाजवाब है। मैं डंडे की सजा स्वीकार करूंगा। महाराज कृपा करें। चुप रहो झाओ दानियों, चुप रहो। वो भी जीना भुना मांस था। हम इन दिनों शाही अध्ययन कक्ष में चुपके से उसका स्वाद याद कर रहे थे। अगर स्वास्थ्य नियमों की कट्टर राजमाता को पता चला कि हम आधी रात दीवार फांदकर परित्यक्त महल का सड़क किनारे का खाना खाने गए थे, तो हमारा सम्राट वाला सम्मान कहाँ रहेगा? अरे तो पिछले 2 दिनों से महाराज की भूख इतनी खुली थी कि 3 बड़े कटोरे चावल खा गए। इसकी वजह इस दक्षिण तृतीय भवन का यह चमत्कारी नुस्खा है। मैं तो सोच में पड़ गई थी। महाराज, दिन के उजाले में तलवार लेकर इस परित्यक्त महल में इतना शोर मचाते हुए क्या कर रहे हो? यह कौन सा हत्यारा है? अगर तुम्हें भी अभी अभी बनी इस बादल मिठाई की लालसा है तो सीधे कहो। हम दरअसल हमने सुना कि सर्वोत्तम मिठाई तैयार हुई है, तो उसे काटने के लिए सबसे तेज धार वाला शस्त्र चाहिए होता है। सबसे तेज धार वाले औजार से काटना होगा। अगर इसकी कुरकुरी परत न टूटे तो मैं अपनी ये तलवार साथ लाया हूं राजमाता के लिए मिठाई काटने। वाह, महाराज की जय हो। महाराज, आपका विज्ञान ज्ञान तो कमाल का है। यह खास मिठाई की परत बहुत ही नाजुक है। आम चाकू बहुत मोटा और भुतरा होता है। दबाते ही उसका दबाव परत को बैठाकर उसे चिपचिपा बना देता है। सिर्फ महाराज के हाथ की यह बेहद पतली धार वाली अद्भुत तलवार ही विज्ञान की सटीक काट शक्ति से बिना कोई बारीक संरचना तोड़े इसे 2 हिस्सों में बांट सकती है। क्या बेहतरीन तलवारबाजी!
नियंत्रण एकदम सटीक। बाहर से बर्फ जैसी नरम, अंदर से मोती जैसी मुलायम। क्या शानदार मिठाई। दक्षिण तृतीय भवन के सब लोग सुनो, आज से ये स्थान शाही विशेष उत्पादन क्षेत्र है। कोई भी किसी भी नियम से यहां दखल नहीं देगा। महल की सारी सामग्री पर तुम्हारा पूरा अधिकार होगा। जो चाहो ले लो, चाहे छती उखाड़ दो। हम और राजमाता तुम्हारा साथ देंगे। अरे, यह छत तो टपक रही है। सर्दियां आने वाली हैं। रसोई में खिड़कियां बंद हैं, पर अंदर गर्माहट नहीं टिकेगी। कितना भी कोयला जलाओ, ठंड से बचना मुश्किल है। मरम्मत करवाना तो बेकार है, जब महाराज ने हमें पूरी छूट दी है। तो क्यों न कुछ बड़ा किया जाए। नीचे पहले से खोखली नलियां हैं और भट्टी में कभी न बुझने वाला गर्म पानी। छोटू, ख्वाजा अमृत, हम पूरे महल में अनोखी चीज बनाएंगे। 24 घंटे गर्म पानी से चलने वाली फ्रिज तापन प्रणाली। रानी साहिबा, पूरे घर की गर्माहट सुनकर तो जोश आ गया। और यह विदेशी भट्टी आंगन में है और हमारा घर सीढ़ियों पर। कहते हैं पानी नीचे बहता है। हमारे पास कोई पंप भी नहीं, तो भट्टी का गर्म पानी भला हमारे घर की नलियों में घूमकर कैसे आएगा? यह तुम नहीं समझोगे। पानी भले नीचे बहे, पर गर्मी तो ऊपर चढ़ती है। देखो सब, इस भट्टी के किनारे एक ऊपर एक नीचे 2 पीतल के छेद हैं। हम शाही प्रबंध विभाग से लंबी बांस की नलियां लेकर ऊपर वाले छेद को अपने घर की नली के सबसे ऊंचे छोर से जोड़ेंगे और नली के आखिरी छोर को भट्टी के नीचे वाले छेद से जोड़ देंगे। दास समझ गया। पानी गर्म होकर हल्का हो जाएगा और खुद ब खुद ऊपर की नली से, तांबे की नली से गर्मी नीचे बहेगी। ईंट के फर्श को गर्म करने के बाद पानी ठंडा होकर भारी हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसे द्रव यांत्रिकी में थर्मोसाइसन सिद्धांत कहते हैं। बस नलियों का जोड़ एकदम चुस्त होना चाहिए। पानी या हवा का रिसाव न हो तो प्रकृति का ऊष्मागतिकी तापमान अंतर ही मूक पंप है। शाही कार्यशाला। दक्षिण भवन नवीनीकरण होगा। भंडार से उत्तम शुद्ध तांबे की जल नलियां, साथ ही शाही नौका की मरम्मत वाली बेहतरीन जलोधी तुंग तेल और पश्चिमी रबड़ मिट्टी, सब कुछ मेरी गाड़ी पर लदवा दो। महाराज के विशेष अधिकार की आड़ में हमारी अनमोल समझी जाने वाली श्रेष्ठ सामग्री उसने साफ उठा ली और हम मना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। इस भौतिकी की प्रयोगशाला में मेरा यह चुस्त दुरुस्त, जरा भी लापरवाही बर्दाश्त न करने वाला प्रबंधन दर्शन आखिरकार अपने सर्वोच्च उपयोग पर पहुंच ही गया। निर्माण गुणवत्ता जांच। छोटू, इस जोड़ पर तूने रबड़ की परत एक्समान नहीं लगाई। नियम ही नियम होते हैं। जरा सी चूक भी बड़ा रिसाव बन जाती है। दबाव बढ़ने पर यहां से पानी टपकना तय है। इसे पोंछकर दोबारा सही से लगाओ। परत बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जैसे अपने आप बनी हो। सुनो, कुछ आवाज आ रही है। हे भगवान, ये फर्श तो सचमुच गर्म हो गया है। कितना आरामदायक है। ये भला कैसा परित्यक्त महल है। ये तो शाही गर्म पानी के स्नानागार जैसा सुखद कक्ष है। बहुत आरामदायक है। काम पूरा हुआ। पूरे कमरे में कोई कोना अछूता नहीं। जल संचरण से निरंतर गर्म फर्श। मैं सोचती थी कि कठोर नियम ही मेरी सुरक्षा कवच हैं, लेकिन अब समझ आया, इस रचनात्मकता और जीवंतता से भरी दुनिया में सबको आराम देना ही जीवन का सबसे सुंदर नियम है। अरे, मैं तो एक बात भूल ही गया। ये गर्म फर्श सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि धरती की ऊर्जा को भी पोषित करता है। अभी हमारे कमरे का तापमान बिल्कुल बसंत ऋतु की सुहानी धूप जैसा है। ख्वाजा अमृत और छोटू, क्या तुम लोग सर्दियों में ताजी हरी सब्जियां खाना चाहोगे या फिर लाल टमाटरों से लदी बेलें देखना चाहोगे? क्योंकि यह एक तापमान वाला है। हमें बस उस टूटी फूटी छत को हटाना है और शाही प्रबंध विभाग के गोदाम से सबसे पारदर्शी अभ्रक शीशे लगाने हैं। तो हम इस परित्यक्त महल में ही बना सकते हैं एक विशाल रोशनदान वाला बहुमंजिला ग्रीन हाउस। छत हटाओ, शीशे लगाओ, हम बर्फ में हरी सब्जियां उगाएंगे। शानदार। विज्ञान शास्त्र में इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।
यह अभ्रक शीशा अद्भुत है। यह सूर्य की लघु तरंगों को बिना किसी रुकावट के अंदर आने देता है, जिससे कमरे का फर्श गर्म हो जाता है और फिर फर्श बाहर की ओर दीर्घ तरंगे उत्सर्जित करता है, जिन्हें यह शीशा कमरे के भीतर ही रोक लेता है। और जब अंदर गर्मी पैदा होती है तो यह शीशा एक पारदर्शी मोटी रजाई की तरह काम करता है और दीर्घ तरंग ऊष्मा को कमरे में ही कैद कर लेता है, साथ में हमारा भूमिगत गर्म जल संचरण तंत्र। तो यह कमरा अब सचमुच बसंत का आनंद बन गया है। ख्वाजा अमृत, रानी विद्या, जल्दी आइए। महाराज, ये कैसा दुर्लभ पौधा है। फल मीठे खट्टे, भूख बढ़ाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये सर्दियों में फल देंगे, लेकिन इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शाही उद्यान के माली हर संभव कोशिश कर चुके हैं, फिर भी ये पौधे दिन ब दिन मुरझाते जा रहे हैं। हमने बहुत सोचा और लगा कि आपका दक्षिण तृतीय भवन हर बेकार चीज को कमाल में बदल देता है, इसलिए इसे इलाज के लिए यहाँ लाया है ना? माली इन विदेशी टमाटरों को ठंड से बचाने के लिए इन्हें एक बंद हवारोधी गर्म कमरे में ले गए और चारों तरफ पूरे 8 धधकते चांदी के कोयले की सिगड़ी रख दिए। 12 पहर लगातार सेंकते रहे, लेकिन पौधे और मुरझा गए। क्या आप पौधों को गर्मी दे रहे हैं? यह तो पौधों को धुआं देकर सुखाने जैसा है। पौधे भी इंसानों की तरह ताजी हवा में सांस लेते हैं। सबसे जरूरी बात, उन्हें धूप चाहिए होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। आपने उन्हें अंधेरे गर्म कमरे में बंद कर दिया। चारों तरफ कोयले की आग से उठता कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं। धूप नहीं मिली तो वे सांस भी नहीं ले पाए। अगर ये पौधे सूखकर सब्जी नहीं बने तो इनकी किस्मत ही अच्छी है। बस यही पता था कि ठंड में आग जलाओ। ये कौन जाने कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण और सांस की भी जरूरत है। जल्दी करो छोटू, गमलों को हमारे कांच के ग्रीन हाउस में ले जाओ और साफ करो। गुनगुने पानी से पत्तों पर जमी राख को अच्छे से पोंछो ताकि रंध्र खुल जाएं। जमीन का हल्का तापमान जड़ों को पोषण देगा और ऊपर से आती धूप पत्तों के प्रकाश संश्लेषण को जगा देगी। कमाल, ये तो सचमुच जादुई कला है जो समस्या शाही माली नहीं सुलझा पाए। दक्षिण तृतीय भवन ने उसे जीवित कर दिया। लगता है हमें अब फल मिलने की उम्मीद है। महाराज, अभी खुश होने में जल्दबाजी मत कीजिए। फूल तो खिल गए हैं, लेकिन लगता है एक भी फल हमें खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? जब फूल इतने अच्छे खिले हैं तो फल लगना तो स्वाभाविक है ना? प्रकृति में फूलों से फल बनने के लिए एक बेहद जरूरी कदम होता है परागण। बसंत और गर्मियों में यह काम मधुमक्खियां और तितलियां करती हैं, लेकिन अभी कड़ाके की सर्दी है। हमारा ग्रीन हाउस भले ही गर्म हो, दरवाजे बंद, हवा नहीं जो पराग को हिला सके। क्यों? बिना परागण के चाहे फूल कितने भी सुंदर खिलें, 2 दिन में अपने आप मुरझा जाएंगे। एक भी विदेशी टमाटर नहीं उगेगा। भला इस सर्दी में मधुमक्खियां कहां से लाए? तो क्या सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? मधुमक्खियों का काम हम खुद क्यों न करें? बस विज्ञान का सिद्धांत समझ लो, हर चीज का विकल्प मिल सकता है। जैसे ये कलम, इसे मधुमक्खी क्यों न बनाया जाए? परागण हम खुद करेंगे। लिखने की कलम से फूलों का परागण? महाराज, ये अत्यंत शानदार विकल्प है। मधुमक्खियां पराग फैला पाती हैं क्योंकि उनके शरीर पर महीन रोए होते हैं, और इस कलम पर लगा खरगोश का रोआ मधुमक्खी के रोए से भी ज्यादा कोमल और घना है। यही तो सबसे उत्तम जैव उपकरण है। विज्ञान शास्त्र में इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। सर्दियों की बेहद शुष्क हवा वाले कमरे में रेशम और खरगोश के रोए के तीव्र घर्षण से रोए की नोक पर इकट्ठा होती है एक अत्यंत सूक्ष्म पर प्रभावशाली स्थैतिक विद्युत का खिंचाव। पहले नर पुंग के सिर से पराग लो, फिर दूसरे मादा स्त्री के सिर पर लगाओ। दूरी, बल, जरा भी अंतर नहीं। दक्षिण तृतीय भवन के लोगों ने गूढ़ भौतिकी ज्ञान को बेहद सटीक कृषि कर्म में बदल डाला है। हो गया। जबरदस्त पैदावार। ऐसे दुर्लभ फल को शाही रसोई के सर्वोच्च रसोइये से अबाबील और मछली का शोरबा। अरे महाराज, ये तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। इसे कहते हैं तापीय प्रसार विधि। इस प्राकृतिक अम्ल से भरपूर अद्भुत फल को खाने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे ताजा खून जैसे गाढ़े गर्म सूप में डालना। इस विदेशी टमाटर का स्वाद चरम पर ले जाने के लिए गर्म तेल में तेज आंच पर भूनना जरूरी है, तभी इसका रस और समृद्ध चिकनाई पूरी तरह बाहर निकल सकती है। राजमाता, ये दास द्वारा हाथ से काटा गया पतला मटन चखें। यह खट्टा मीठा स्वाद एकदम सटीक है। मटन की गंध को पूरी तरह खत्म कर दिया, और यह खट्टापन न सिर्फ चिकनाई नहीं लगती, बल्कि मेरे कई दिनों से बंद पड़े पेट को एकदम खोल दिया है। ख्वाजा अमृत,
इस भवन की बेकार चीजों से दुनिया का सबसे गर्म कमरा, सबसे अनोखी चीजें और सबसे स्वादिष्ट खाना बना डाला। महल की सबसे ठंडी जगह को सबसे गर्म नेमत बना दिया। नया साल आने वाला है। हमने सोचा कि तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए। हम कल ही फरमान जारी करेंगे कि पूरा दक्षिण तृतीय भवन और उसका पिछला आंगन अब शाही विज्ञान कार्यशाला होगी। चारों चलाओगे और तुम्हें से हर एक को एक एक क्षमा पदक भी दिया जाएगा। अब से इस सिंहासन नगरी में तुम जहां चाहो बेधड़क चल सकते हो। हे भगवान, यह कैसा अभूतपूर्व सम्मान है। पूरी सिंहासन नगरी में अपनी अलग जगह और क्षमा का विशेषाधिकार। यह तो किसी भी नौकर का आखिरी सपना है। महाराज, आपकी कृपा के लिए हम सब दिल से आभारी हैं, लेकिन ये इनाम हम नहीं ले सकते। महाराज, हमें न पद चाहिए न पदक। हम तो बस यह चाहते हैं कि बगल वाला वो पुराना बंद पड़ा सफेद संगमरमर का पानी का हौज हमें दे दिया जाए। हम उस बड़े भट्टे का बचा हुआ गर्म पानी इस्तेमाल करके एक ऐसा गर्म पानी का खुला कुंड बनाना चाहते हैं जो हर मौसम में भाप देता रहे। इनाम ठुकरा दिया। क्षमा पदक तक नहीं चाहिए। भाप स्नान के लिए बेकार कुंड चाहिए। कौन नहीं चाहता कि उसे शाही विज्ञान कार्यशाला का अधिकार मिले। हमारा शाही रुतबा इन पागल आविष्कारकों की अजीब सोच से फिर एक बार कुचल दिया गया। अरे महाराज, आप इस दास की एक बात सुन लीजिए। इस सिंहासन नगरी में अधिकार की पगड़ी बहुत भारी होती है और पदक तो लोगों की जलन की वजह बन जाता है। हम इस दक्षिण तृतीय भवन में बस आजादी से सबसे आरामदायक जिंदगी चाहते हैं। तख्ती लगते ही उस दिन यहाँ भी कायदे कानून लागू हो जाएंगे। फिर ये वो आजाद जगह नहीं रहेगी जहाँ राजमाता जूते उतारकर गद्दे पर बैठती है और आप जमी हुई पनीर चुराते हैं। यहाँ हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, किसी से साजिश नहीं करनी। बस रोज यही सोचते हैं कि कैसे कैसे अंगुली को एक गर्म खाना मिल जाए। उससे बड़ी कोई बात नहीं। बुजुर्ग ने बिल्कुल सही कहा महाराज। ऐसी पावन जगह अगर दरबार के नियमों में बंध गई तो अपनी जादुई शक्ति खो देगी। इन्हें जो करना है करने दीजिए। हाँ, जब राजमाता ही ऐसा कह रही है तो हम भी इनकी बात मान लेते हैं। और वैसे भी रानी विद्या ने जिस गर्म अनंत भाप कुंड का लालच दिया है, हम खुद को रोक नहीं पा रहे। यह कुंड बहुत बड़ा है। अगर सीधे गर्म पानी डाला गया तो सर्दियों की इस कड़ाके की ठंड में गर्मी तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें इस्तेमाल करना होगा अप्रत्यक्ष ऊष्मा विनिमय और अवशिष्ट ऊष्मा पुनर्चक्रण का सिद्धांत। तांबा गर्मी को बहुत तेजी से पहुंचाता है। बस हमें तालाब में साफ पहाड़ी पानी डालना है। पाइप का गर्म पानी लगातार पूरे तालाब के पानी में गर्मी पहुंचाता रहेगा। इससे बॉयलर की बची हुई गर्मी भी बर्बाद नहीं होगी और गर्म पानी साफ और स्वच्छ भी रहेगा। वाह, क्या मजा है। ऊपर से गिरती बर्फ की ठंडक और नीचे गर्म पानी का अद्भुत एहसास। एक तरफ बर्फबारी और दूसरी तरफ गर्म चश्मे में भीगने का ये शाही आनंद मैंने अपने परित्यक्त महल में पहली बार महसूस किया। अब ये जिंदगी जीने लायक है। इस छोटे से आंगन में साधारण विज्ञान के सिद्धांतों से अपने आसपास के हर इंसान का जीवन आरामदायक बनाना ही शायद दुनिया का सबसे महान विज्ञान है। नया साल मुबारक हो। हमारा दक्षिण तृतीय भवन हमेशा गर्म रहे। हमेशा गर्म रहे। हा 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 हा।